Hello students, in this video we will continue further with electromagnetic induction. Okay, in the previous video we had looked at a circuit in which you have an inductor, you have a resistance and then it is connected to a DC source. So उस केस में आपका करंट किस तरह से इंक्रीज होता है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी. Now what we are going to do is we are going to look at the decay of the current in RL circuit. Okay, decay of current in RL circuit. Okay, now when I talk of decay of current in RL circuit, ये decay of current क्या होता है? मान लो ये एक आपका ऐसा इंडक्टर है. ओके, इस इंडक्टर में से करंट I पास हो रहा है. ओके, लेट्स कॉल दिस करंट एज I नॉट. ओके, अब हम लोग इस करंट को या इस इंडक्टर को वी आर कनेक्टिंग इट विथ अ रेजिस्टर. सो व्हाट वुड हैपन इफ यू क्लोज दिस स्विच. मान लो ये जो स्विच है या ये जो की है, ये की क्लोज कर दो तो क्या होगा? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, सो दिस इज L, दिस इज R. ओके, नाउ जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन. ये इसको, इस एंड को प्लस माना जाता है, इस एंड को माइनस. ना, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कन्वेंशन जो है वो ऐसे फॉलो करते हैं हम लोग. अच्छा, ये सेम करंट जो है, ये सेम करंट फिर यहां से रेजिस्टेंस से पास होगा एंड इस तरह से जो है इवेंचुअली, बिकॉज ये करंट रेजिस्टेंस से पास होगा तो रेजिस्टेंस के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी एंड फाइनली दिस करंट इज गोइंग टू बिकम जीरो. तो इन दिस केस आई से दैट करंट जो है इन दिस सर्किट विल डिक्रीज विथ टाइम. सो करंट विल डिक्रीज विथ टाइम, will decrease with time. Okay, now when I say current will decrease with time, so let's try to find out current as a function of time. Okay, now how would you find out current as a function of time? So Kirchhoff's laws लगाता है. Okay, so आप यहां से जब यहां पे जाते हो तो it is basically minus L di by dt. let's say at any point of time, at any intermediate point, let's say आपका जो करंट है इस सर्किट के अंदर, करंट let's say it is I. ओके, सो आप जब यहां से यहां पे जाते हो तो यहां पे ये जो इंडक्टर के अंदर जो EMF प्रोड्यूस होता है दैट इज रिटन एज माइनस L di by dt बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. एंड सिमिलरली हम लोग यहां से यहां पे जा रहे हैं तो हम लोग वापस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं. तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे जो होगा दैट विल बी इक्वल टू I इंटू R. दिस इज इक्वल टू 0. सो आई कैन राइट दिस एज L di by dt is equal to I into R. So I can write this as di by I is equal to minus R by L into dt. अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे. ओके, एट टाइम t इक्वल टू 0 हमें पता है जो करंट था दैट वाज I नॉट एंड आफ्टर टाइम t लेट्स से करंट इज इक्वल टू y. सो नाउ आई कैन राइट दिस एज, इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल होगा ln I वेरीज फ्रॉम I नॉट टू I. दिस इज इक्वल टू माइनस R बाय L. इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी t वेरीज फ्रॉम 0 टू t. ओके, अब आप लिमिट्स पुट करोगे तो लिमिट्स पुट करने पे आपको ये मिलेगा ln ऑफ I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू माइनस RT बाय L. सो I'll get this as I upon I naught is equal to e raised to minus RT by L. So आपका I is equal to I naught into e raised to minus RT by L. ठीक है. Now this tells you that ये exponential function है ना. So if I have to just draw a graph, if I draw a graph between current and time, ये graph कैसा होगा? So at this is time, this is current. At t equal to 0 your current was I naught and finally इस तरह से आपका जो current है eventually it will become 0. So at t equal to infinity your current will become equal to 0. Okay, so इस तरह से ये ग्राफ होगा. नाउ यहाँ पे अगेन आप अगर जो ये देखोगे तो आई कैन रीराइट दिस, मैं I कैन बी रिटन एज I नॉट
इंटू ई रेज टू माइनस टी एल बाय आर, डिनोमिनेटर में आर नीचे देके आओ। सो यहाँ पे दिस एल बाय आर कैन बी रिटन एज टाइम कांस्टेंट, सो आप आई को लिख सकते हो आई नॉट इंटू ई रेज टू माइनस टी बाय टाउ। ओके, ठीक है। तो यहां पे ये टाउ इज नथिंग बट टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। सो एंड ये टाउ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है। नाउ हाउ डू यू डिफाइन अ टाइम कांस्टेंट? सो लेट्स ट्राई टू सी कि हाउ मच वुड बी द करंट इन द सर्किट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। सो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, I can say t is equal to tau. So यहाँ पे your I will be equal to I naught into e raised to minus 1. So your current would be equal to 1 by e. So this is 0.37 I naught. So I can say after one time constant, your current becomes 37% of the initial current. So after one time constant, I can just complete this. Current in the circuit reduces to 37% of the initial current. ठीक है। अच्छा, अब ये करंट जो है ये हमें पता है ये करंट इस रेजिस्टेंस से ही पास हो रहा है। तो अगर जो करंट इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है तो बेसिकली इस रेजिस्टेंस के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी ना। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रेजिस्टर। सो देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर is equal to I square RT। I square R ये dt होगा क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन वाली टेक्निक यूज कर रहे हैं जहां पे टाइम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, क्योंकि फाइनली आपका एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही आपका करंट जीरो हो रहा है ना, और एक बार करंट जीरो हो गया फिर हीट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। सो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड वुड बी बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आई स्क्वायर की वैल्यू अगर जो मुझे पुट करनी हो तो आई पुट इट एज आई स्क्वायर इज आई नॉट स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस 2t बाय टाउ इंटू आर इंटू डी टी 0 टू इन्फिनिटी। अब आई नॉट स्क्वायर और आर हम लोग बाहर कॉमन निकालेंगे, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। ओके, तो बचेगा ई रेज टू माइनस 2t बाय टाउ इंटू डी टी। ओके, it varies from 0 to infinity। now यहाँ पे ये जो हीट प्रोड्यूस्ड है ये कितनी हो जाएगी, इसका इंटीग्रल होगा आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, इसका इंटीग्रल होगा ई रेज टू माइनस 2 बाय टाउ इंटू टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी। सो दिस इज माइनस 2 बाय टाउ। इट वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी। सो दिस विल बिकम, ये ऊपर चला जाएगा, सो माइनस 1 बाय 2 इंटू टाउ इंटू आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, ओके, इंटू ई रेज टू, ये टी के जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो इट बिकम्स ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू 0, करेक्ट। नाउ ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी इज 1 अपॉन ई रेज टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन ई रेज टू इन्फिनिटी ये 0 होगा एंड ई रेज टू 0 वुड बी 1। सो ये माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा। सो योर हीट प्रोड्यूस्ड वुड बी इक्वल टू, heat produced would be equal to half tau can be written as L by R into I naught square into R। ये R और R कट हो जाएगा, so this becomes equal to half into L into I naught square। So in this case heat produced is equal to half into L into I naught square। Now if you see over here, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बट कोई भी एनर्जी अपने आप से प्रोड्यूस नहीं हो सकती, राइट।
सो विच मीन्स ये एनर्जी सर्किट में कहीं ना कहीं पे छुपी हुई होगी. सो जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है दैट इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर. सो दिस एनर्जी, ये जो हीट एनर्जी है किसी और फॉर्म में इस सर्किट के अंदर छुपी हुई होगी ना. वो जो ये जो हीट एनर्जी है इट इज इनिशियली स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. सी इंडक्टर के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. एंड हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना, जैसे एनर्जी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है. उसी तरह से जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पे भी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर्ड होती है. सो बेसिकली यहाँ पे ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है दिस एनर्जी इज इनिशियली स्टोर्ड इन द इंडक्टर. ओके, सो इनिशियली I can say energy is stored in inductor and this energy is eventually dissipated as heat. Okay, फाइनली आपका करंट जीरो हो जाएगा, तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, एंड फाइनली मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी तो फाइनली एनर्जी भी जीरो होगी. विच मीन्स इसके अंदर जो भी सारी एनर्जी थी वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई ना. तो आई कैन नाउ से दैट अगर जो हीट आपकी इतनी प्रोड्यूस हो रही है तो इनिशियली इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर. सो वेन एवर अ करंट पासिस थ्रू द इंडक्टर, उस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एंड उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वहां पे उस रीजन में एनर्जी स्टोर्ड होती है, एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. ओके, अब ये देखते हैं कि अनदर वे टू फाइंड दिस आउट. सो ये तो हमें समझ में आया है कि अगर जो इस इंडक्टर से करंट आई नॉट पास हो रहा है तो उस केस में इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट विल बी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर. एंड धीरे धीरे जैसे जैसे ये करंट रेड्यूस होता जाएगा इसकी एनर्जी कम होती जाएगी एंड दैट एनर्जी विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. नाउ द क्वेश्चन इज इसमें एनर्जी आती क्यों है. सो एक तरीका तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखा हुआ है कि बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है एंड उस मैग्नेटिक फील्ड में ये एनर्जी स्टोर्ड है. इसी चीज को हम लोग और एक तरह से देख सकते हैं. सी मान लो ये आपका इंडक्टर है. ओके, लेट्स से दिस इज योर इंडक्टर एंड यहां से जो करंट आई पास हो रहा है लेट्स से दैट दिस करंट आई इज इंक्रीजिंग. ओके, इनिशियली लेट्स अज्यूम दैट इससे कोई करंट पास नहीं हो रहा था. So if this current I is increasing, then inductor will try to produce an opposite current, क्योंकि वो करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा. So therefore ये इंडक्टर जो बैटरी की तरह वर्क करेगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा, नेगेटिव टर्मिनल ये होगा. So इसका अगर जो मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा है ना. ओके, so this is L di by dt. ओके, सो दिस इज द EMF ऑफ दिस बैटरी एंड इसके अंदर ये जो करंट आए जा रहा है. ना यूजुअली बैटरी का काम होता है करंट सप्लाई करना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट बैटरी के अंदर जा रहा है. सो इट इज एज गुड एज वी आर सप्लाइंग करंट टू द बैटरी. सो दिस इज नथिंग बट चार्जिंग ऑफ द बैटरी. ओके, सो बैटरी चार्ज हो रही है मतलब बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है. इसी तरह से आप इस चीज को ऐसे ही देख सकते हो. सो यहां पे क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो है वो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. सो इंडक्टर के अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर होती जाएगी. अब बैटरी के अंदर केमिकल्स होता है, यहाँ पे इंडक्टर के अंदर कोई केमिकल्स नहीं होते, तो यहाँ पे ये जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड होती है. ठीक है. Now, how much is the energy stored or the power consumed by the battery? Delivered नहीं, power consumed by the battery, क्योंकि यहाँ पे power battery consume कर रहा है ना, बैटरी power consume कर रहा है by the battery. This is equal to E into Y. So your power consumed, अच्छा, बैटरी का EMF है L di by dt into Y. Okay. Now I can say total energy stored in the inductor energy
ये बैटरी इज नथिंग बट योर इंडक्टर ओवर हियर. ओके, सो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर that is E. This is equal to integral of energy stored in the inductor. This would be equal to P into dt, power, integral of power with respect to time. So ये कितना हो जाएगा, L di by dt into I into dt. So this becomes equal to L into I into di, where current varies from 0 to I naught. So initially मैं assume कर रहा हूँ कि there is no current in the battery, no current in flowing through the conductor. So total energy stored is equal to half L I naught square. अब वैसे ही जैसे जैसे इसमें से करंट कम होना स्टार्ट होगा तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी कम होती जाएगी. ओके, हमें यही हाफ एल आई नॉट स्क्वायर प्रीवियस केस में भी मिला था और अभी भी हमें ये जो मिल रहा है दैट इज स्टिल हाफ एल आई नॉट स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर. ओके, नाउ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड है, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है. सो एनर्जी डेंसिटी associated with magnetic field is equal to half into b square divided by mu naught. So that is b square upon 2 into mu naught. When I say energy density is nothing but dE by dV. ओके, या आप इसको dE के जगह पे यू कैन कंसिडर दिस एज du by dV. सो du इज इक्वल टू b square upon 2 mu naught into dV. Now what is du? This is basically energy stored in the volume dV which has magnetic field in it. सो आपको अगर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड फाइंड आउट करनी हो, सो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द रीजन is equal to integral of b square upon 2 mu naught into dV. This is the total energy that is stored in the region. Okay. Now if you want you can do this for a solenoid के लिए आप चाहिए तो आप ये चीज कर सकते हो. ओके, मान लो ये आपका ऐसा सोलेनॉइड है. ओके, लेट्स से द क्रॉस सेक्शन एरिया इज A. हम लोग इसका एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं. लेट्स से द लेंथ इज dl. सो इस छोटे से पार्ट का जो आपका वॉल्यूम होगा dV दैट विल बी इक्वल टू AdL. सो देयरफॉर टोटल एनर्जी stored in solenoid is equal to, मान लो यहां, हाँ, एनर्जी तभी स्टोर होगी ना जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यहां से करंट पास होना चाहिए. सो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू dV. हमें ये पता है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू I. So this will become equal to mu naught square to n square upon L square into I square, okay, divided by 2 mu naught into, ये आपका जो हो जाएगा this will become equal to dV. Okay, now this becomes equal to mu naught स्क्वायर, नहीं, म्यू नॉट एक कट हो जाएगा. ओके, सो दिस बिकम्स इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर. हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कांस्टेंट करंट इस यहां से पास हो रहा है.
सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. एक सोलेनॉइड में अगर जो कांस्टेंट करंट पास हो रहा है तो हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड. सो म्यू नॉट n स्क्वायर I स्क्वायर अपॉन 2 into L square multiplied by the total volume. Up integral of dv you will get total volume which is cross section area into the length of the solenoid. ये L और L कट हो जाएगा. So total energy stored is equal to half into mu naught n square area by L into I square. Now if you see this is nothing but the inductance of the solenoid. ना हमने solenoid के लिए inductance जो derive किया था वो यही था. So I can write this as half into L into I square which is same as this energy stored in an inductor. And हमें पता है कि solenoid जो होता है वो inductor की तरह ही काम करता है. So हम लोगों ने ये सेम फॉर्मूला जो है हाफ एल आई स्क्वायर हम लोगों ने अलग अलग तरह से ये इसको कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद अ मैग्नेटिक फील्ड इज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट. ओके. एंड अगर जो आपको टोटल एनर्जी इन द रीजन फाइंड आउट करनी है तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू वुड यूज. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इस पे अब हम लोग कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे. सो आई विल सेंड यू द सॉल्व्ड एग्जांपल्स. प्लीज गो थ्रू दो सॉल्व्ड एग्जांपल्स नाउ. फाइन. ओके. चलो देन बाय एवरीवन.